नमस्कार, कृषि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किश्वर जबी। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। कृषि यंत्रों की खरीदारी हुई आसान। प्रारंभिक जुताई के लिए उपयोगी है रोटावेटर। टिश्यू कल्चर केले की खेती कर विनय कुमार सिंह ने पाई सफलता। खेती में कृषि यंत्रों का प्रयोग करने से उपज बढ़ने के साथ साथ लागत भी कम आती है। कि रविंद्र कुमार वर्मा कृषि यंत्र लेना चाहते हैं तो पहले ये जान लें कि उन्हें कोई भी कृषि यंत्र मेला में ही मिलेगा। मेला मोड के माध्यम से ही उनको यंत्र मिलेगा, लेकिन इसके लिए उन्हें अपने प्रखंड में अपने प्रखंड कृषि पदाधिकारी, किसान सलाहकार या कृषि समन्वयक से उन्हें मिलना होगा और उनसे मिल करके एक आवेदन भरना होगा। आवेदन के समय उनसे ज़मीन की उनसे रिसीट की मांग होगी, रसीद की मांग होगी, वे सभी फुलफ़िल करेंगे। एक फ़ोटोग्राफ देना होगा। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। यदि पंप सेट लेना है तो उनको हाफ एकड़ ज़मीन होना चाहिए। इस प्रकार से आप आवेदन करेंगे। आवेदन करने के बाद प्रखंड से आपके आवेदन को जिला में भेज दिए जाएंगे। जिला में जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा लक्ष्य के मुताबिक आपको स्वीकृति पत्र दे दी जाएगी और स्वीकृति पत्र देने के बाद उसमें आपको डेट बता दिया जाएगा कि अमुक तारीख को जिला में मेला लग रहा है। उस मेला में आप भाग लेंगे और स्वीकृति पत्र दिखला करके आप जिस कंपनी का चाहें, आपके लिए खुला है ऑप्शन, जिस कंपनी का चाहें उस कंपनी का आप वहाँ पे मशीन यंत्र खरीद सकते हैं। बेहतर तकनीक का प्रयोग कर किसान भाई आप अपनी फसल को और अधिक बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, आलू में अंकुरण के समय आवश्यकता अनुसार 15 दिनों के अंतराल पर 3 से 4 बार सिंचाई जरूर करें और बुआई के 25 से 60 दिनों के अंतराल पर मिट्टी चढ़ा दें। टिश्यू कल्चर केले की खास विशेषता ये है कि सभी पौधे स्वस्थ और एक समान प्रकृति के होते हैं। सकर्स केले पौधे की तुलना में इससे अधिक उपज, घौद बड़ा और छीमी की संख्या भी अधिक होती है। बिहार के अनेक किसान टिश्यू कल्चर पौधे से केले की खेती कर लाभ कमा रहे हैं। पारंपरिक किस्म जो था वो 10 चूड़ होता था और G9 मिनिमम 12 चूड़ हुआ, मैक्सिमम 17 चूड़ तक हमारे खेत में हुआ। अगर नेक्स्ट ईयर इस साल मेरा काम चल रहा है कि जो वो उनका टिश्यू कल्चर का मेथड है कि 9 महीनों में फूटना चाहिए, उसी पर हम काम कर रहे हैं कि 9 महीनों में फूट जाए तो मेरे हमको पैसा जो है बहुत अच्छा मिल जाएगा। दर्शकों, अब आपको लिए चलते हैं मंडी की ओर, जहां आप मंडी के भाव में आई उछाल और गिरावट के बारे में जानेंगे। यहाँ मंडी का भाव चल रहा है बैगन 20 रुपए किलो, सीम 30-28 रुपए किलो, छिमी 30 रुपए किलो चल रहा है, गोभी चल रहा है 20 रुपए किलो, पलाकी लाल चल रहा है 16-20 रुपए किलो, धनिया चल रहा है 6 रुपए पौवा, और कटहल चल रहा है 60 रुपए 80 रुपए किलो, बंधा चल रहा है 10 रुपए किलो, और शिमला मिर्चाई चल रहा है 40 रुपए किलो, आलू चल रहा है उजला वाला 60 रुपए पसेरी, लाल वाला 70 रुपए पसेरी, प्याज चल रहा है 24 रुपए किलो। और आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से मिली सूचना के अनुसार अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दर्शकों, अभी आपने खेती की नई नई तकनीकों, मंडी भाव और मौसम के बारे में जाना। आइए अब हम आपको कृषि दर्शन के अगले भाग में लिए चलते हैं, जहां हमारे कृषि विशेषज्ञों द्वारा आप खेती से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। कृषि दर्शन देखने वाले सभी किसान भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम। किसान भाइयों, हमारे यहाँ रबी का मौसम नवंबर महीने के शुरू से ही आरंभ हो जाता है, परंतु जिन किसान भाइयों ने देर से गेहूं की बुआई की हो, उनके दिमाग में निश्चित रूप से एक प्रश्न चल रहा होगा कि कितनी बार सिंचाई की जाए, कैसा उर्वरक प्रबंधन हो ताकि उनको अधिक से अधिक इसका उत्पादन मिल सके। तो आज हम इन्हीं सभी समस्याओं का समाधान लेकर के आए हैं। आइए आज हम जानते हैं विलंब से बोए गए गेहूं में सिंचाई और उसके उर्वरक प्रबंधन के बारे में। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव सिंह, जो कृषि विज्ञान केंद्र औरंगाबाद में वैज्ञानिक हैं।
नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले आज हम बातचीत करेंगे सर सिंचाई से संबंधित। आमतौर पर गेहूं में 5 से 6 सिंचाई की जाती है, परंतु जिन किसान भाइयों ने विलम्ब से गेहूं की बुआई की है तो उनके लिए सिंचाई प्रबंधन किस प्रकार का होना चाहिए? किसान भाई जो विलम्ब से गेहूं की बुआई किए हुए हैं, यानी जिन्होंने बुआई दिसंबर के माह में की है 1 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक, वे किसान भाई गेहूं में सामान्यतः 5 सिंचाई जहां पे उपलब्ध साधन है मिट्टी के आधार पर 5 सिंचाई कर सकते हैं, क्योंकि गेहूं में सिंचाई का अपना एक विशेष महत्व है। अगर हम सिंचाई उसकी गेहूं की क्रांतिक अवस्थाओं पे नहीं करते हैं तो उसमें उत्पादन की कमी आ जाती है। किसान भाइयों, सबसे पहली सिंचाई हमें गेहूं बोने के 21 से 25 दिन यानी क्राउन रूट इनिशिएशन, जिसे मुकुट जड़ कहते हैं, उस अवस्था में करनी चाहिए। दूसरी सिंचाई किसान भाइयों जब किल्ला निकलता है, टिलरिंग अवस्था 40 से 45 दिन, उस समय करना चाहिए। तीसरी सिंचाई जो हम करते हैं वो जब दीर्घ संधि अवस्था होती है, जब पौधे में गांठ बनने लगती है 70 से 75 दिन पे, तब हमें उसकी सिंचाई करनी चाहिए गेहूं की। इसके अलावा चौथी सिंचाई इस समय करते हैं जब हमारे खेत में फूल आता है, यानी फूल की स्थिति में गेहूं की सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। और अगर नमी की कमी इस अवस्था में होती है तो उत्पादन काफ़ी कम हो जाता है। इसके अलावा जो 5वीं सिंचाई करते हैं जब दाना भरता है, दाना कड़ा होता है, जिसे डफ स्टेज कहते हैं, उस अवस्था में किसान भाइयों को सिंचाई करनी चाहिए। लेकिन जो किसान भाई के पास सिंचाई की कमी है वो 3 सिंचाई में भी गेहूं का उत्पादन अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य तौर पर गेहूं में 5 सिंचाई की जाती है, लेकिन इसके अलावा अगर किसान भाइयों के पास सिर्फ 2 सिंचाई उपलब्ध हो तो क्या इसमें अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है? वो भी हमारे किसान भाइयों को बताएं आप। किसान भाई, जब 2 सिंचाई आपके पास उपलब्ध है तो जो सबसे मुख्य सिंचाई की अवस्था है, अगर आपके पास 2 पानी भी उपलब्ध है तो पहला 21 से 25 दिन पे जब CRI स्टेज होती है गेहूं की, क्राउन रूट इनिशिएशन, यानी गेहूं बोने के 21 से 25 दिन पे हमें सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। और दूसरी सिंचाई जो है हमें दुग्धावस्था में, जब गेहूं में दूध की स्थिति होती है उस समय सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। ये 2 क्रांतिक अवस्थाएं अगर हमारे पास 2 पानी उपलब्ध है तो उसमें अवश्य करते हैं। अगर यदि हमारे किसान भाई जो वर्षा आधारित खेती कर रहे हैं या उनके पास मात्र 1 सिंचाई उपलब्ध है तो CRI स्थिति जो है क्राउन रूट इनिशिएशन, उस अवस्था में सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। किसान भाइयों, यदि आपके पास सिर्फ 1 सिंचाई भी उपलब्ध है तो भी आप गेहूं की खेती कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि क्राउन रूट के समय में आप गेहूं की सिंचाई करें तो भी आपको उत्पादन मिल सकता है। ये तो हुई सर सिंचाई की बात, लेकिन इसके बाद उर्वरक प्रबंधन की बात भी हम लोग करेंगे, जैसा कि हमारा आज का विषय भी है। तो उर्वरक प्रबंधन कैसा हो ताकि अधिक से अधिक गेहूं का उत्पादन हमारे किसान भाई ले सकें? किसान भाई, जब हम विलम्ब से गेहूं की बुआई करते हैं तो उसमें सही समय पे जो समय पे गेहूं का बुआई किया गया है उसमें और विलम्ब से बोए गए गेहूं के उर्वरक प्रबंधन में थोड़ा सा अंतर होता है। हमें विलम्ब से बोए गए गेहूं में 100 kg नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और 20 किलो पोटास देना चाहिए, जिसमें हमें बुआई के समय में 40 किलो नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा दे देनी चाहिए। और अगर हमारी भूमि मध्यम एवं भारी है तो दूसरी सिंचाई के समय हमें अपने खेत में, जब हम पहली सिंचाई करते हैं 21 दिन के बाद, तो उस समय हमें पूरा आधा जो मात्रा उर्वरक यूरिया की है उसको दे देने चाहिए, जो 40 किलो नाइट्रोजन हमारा शेष बचा है। और इसके अलावा जहाँ पे हल्की भूमि है वहाँ पे हमें 2 बार में कोशिश करनी चाहिए कि हम उर्वरक की मात्रा दें, यानी जो हमारा 40 किलो नाइट्रोजन बचा है 20-20 किलो की मात्रा में 2 बार जब हम सिंचाई करते हैं उसमें देना चाहिए। किसान भाइयों, हमारा ये कार्यक्रम जारी है। हम लौटते हैं एक सूचनात्मक अंतराल के बाद। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। किसान भाइयों, एक बार फिर आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं विलम्ब से बोए गए गेहूं में सिंचाई और उसके उर्वरक प्रबंधन के बारे में। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव सिंह, जो कृषि विज्ञान केंद्र औरंगाबाद में वैज्ञानिक। सर, अभी आपने रासायनिक उर्वरकों के बारे में बहुत अच्छा बताया, लेकिन इसके अलावे अगर कोई किसान भाई जैव उर्वरक के रूप में पीएसबी या एजोटोबैक्टर का इस्तेमाल करना चाहें तो क्या किसान भाइयों के लिए आप सलाह देंगे? जो किसान भाई जैव उर्वरक के रूप में एजोटोबैक्टर या पीएसबी का प्रयोग करना चाहते हैं, वो गेहूं की पहली सिंचाई के समय वर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद के साथ एजोटोबैक्टर और पीएसबी का प्रयोग करना चाहिए। एजोटोबैक्टर के प्रयोग के लिए प्रति एकड़ 50 किलो गोबर की सड़ी हुई खाद, वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट लेना चाहिए। उसके बाद उसमें हमें 1 से 2 किलो एजोटोबैक्टर मिला के उसको 2 दिन के लिए रखना चाहिए और उसके बाद नमी की स्थिति में हमें इस एजोटोबैक्टर जो कि वर्मी कंपोस्ट के साथ मिला हुआ है, उसमें हम पीएसबी भी 1 से 2 किलो मिला के खेत में छिड़काव कर दें, और जिससे कि जो हमारे खेत में अघुलनशील रूप में फास्फोरस पड़ा हुआ है वो घुलनशील रूप में होके पौधों को प्राप्त हो सके। और जो हमारे वातावरण में नाइट्रोजन उड़ रहा है, जो नाइट्रोजन हमारे वातावरण में है, वो एजोटोबैक्टर जीवाणु जो है फिक्स करके हमारे पौधे को उपलब्ध करा सके ताकि हमारा उत्पादन बढ़ सके। किसान भाइयों, अभी आपने विलम्ब से बोए गए गेहूं में सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन के बारे में हमारे विशेषज्ञ से जाना, लेकिन अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए इसके अलावा भी आपको कई महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन, इसके अलावा किसान भाइयों को खरपतवार के समाप्ति के लिए, उनके नाश करने के लिए क्या क्या उपाय किसान भाई खेत में कर सकते हैं? किसान भाइयों, गेहूं में जो मुख्य खरपतवार होते हैं वो उत्पादन को काफ़ी प्रभावित करते हैं, जिसमें से मुख्य खरपतवार हमारे हैं गेहूं का मामा, जिसे हम गुल्ली डंडा के नाम से भी जानते हैं। हमारे यहाँ होता है बथुआ, बनपालक, हमारे यहाँ कृष्णनील की समस्या है। तो चौड़ी और सकरी दोनों तरह की जो खरपतवार हैं, जंगली जई है, इनका हमारे खेती में काफ़ी उत्पादन पे प्रभाव डालते हैं, गेहूं के उत्पादन पे। इनका अगर हम सही समय पे नियंत्रण न करें तो हमारे उत्पादन में 40 से 45% तक का हानि होती है। हमारे जो अपना गेहूं का खेत है उसे बुआई के 40 से 45 दिन तक खरपतवार मुक्त रखना चाहिए। बुआई के समय जब हम बुआई के बाद जब पहली सिंचाई करते हैं, उस समय से हम अपने खेत में मुख्य रूप से खरपतवार नाशियों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे जिन खेतों में सिर्फ सकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं, उसमें हम आइसोप्रोटेरान का प्रयोग करते हैं। 750 ग्राम से लेके 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से। इसके अलावा हम सल्फोसल्फ्यूरान का प्रयोग करते हैं। सल्फोसल्फ्यूरान की जो मात्रा रहती है प्रति हेक्टेयर 25 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं। इसके लिए हमें इस खरपतवार नाशी को 600 से लेकर 800 लीटर पानी में घोल बना के इनका स्प्रे गेहूं की बुआई के 25 से 30 से 35 दिन तक करते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार होते हैं, जिसके लिए हमारे पास एक बहुत ही अच्छा खरपतवार नाशी है 2,4-D सोडियम साल्ट, जिसका हम 625 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 600 से 800 लीटर पानी में मिला के बुआई के 30 से 35 दिन बाद स्प्रे करना चाहिए। अगर हम बाद में अगर इसका स्प्रे करते हैं 30 से 35 दिन के बाद करते हैं तो गेहूं की बालियों पे इसका बाद में बुरा प्रभाव आता है
इसलिए किसान भाई जो खरपतवार नाशी है इसका सही समय पे यानी 30 से 35 दिन पे ही प्रयोग करें। इसके अलावा और भी कई खरपतवार नाशी अब बाज़ार में उपलब्ध हैं, जैसे कार्फेंटाजोन है जिसके हम 20 ग्राम सक्रिय तत्व की मात्रा प्रति हेक्टेयर के दर से गेहूं बुआई के 25 से 30 दिन बाद प्रयोग करते हैं। क्लोडिनोफाब है जिसकी 40 ग्राम सक्रिय तत्व की मात्रा हम प्रति हेक्टेयर के दर से 600 से 800 लीटर पानी में मिला के हम व्यवहार कर सकते हैं। इसके अलावा जिन खेतों में किसान भाई चौड़ी पत्ती और सक्रिय पत्ती दोनों तरह के खरपतवार हैं उसमें आप एक टोटल नाम से दवा आती है जिसमें सल्फोसल्फ्यूरान और मेट सल्फ्यूरान का कॉम्बिनेशन होता है, उसका अगर हम व्यवहार करते हैं तो हमारे खेत से चौड़ी पत्ती और सक्रिय पत्ती दोनों तरह के खरपतवारों की समस्या से हमें निदान मिलता है। इसका प्रयोग करने के लिए हमें जो उसका एक डोज आता है 12.5 ग्राम का 1 एकड़ का होता है, उसे हमें पहले थोड़े से पानी में 1 लीटर पानी में घोल लेना चाहिए और उसके साथ हमें एक सर्फेक्टेंट मिला रहता है जिसको उसमें मिला लेते हैं और इस घोल को हम प्रति एकड़ 150 लीटर पानी में मिला के इसका बुआई के 25 से 30 दिन बाद स्प्रे करते हैं, जिससे कि हमारे खेत में सभी प्रकार के चौड़ी एवं सक्रिय पत्ती वाले खरपतवारों की समस्या समाप्त हो जाती है। जिन किसान भाइयों ने अपने खेत में सरसों की खेती साथ में मिश्रित खेती के रूप में की हुई है वो टोटल जो दवा है इसका व्यवहार न करें, क्योंकि नहीं तो उनका सरसों भी मर जाएगा। किसान भाइयों, हमारा ये कार्यक्रम जारी है। हम लौटते हैं एक सूचनात्मक अंतराल के बाद। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों की श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक, श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने कदम बढ़ाया, हम सब ने मिलकर जब ये अभियान चलाया। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। क्या करूं? हाँ मैं ऐसा ही करूंगा। हाँ अच्छा मैं जा रहा हूँ। अच्छा जी 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 हाँ ठीक है। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई, कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, एक बार फिर आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं विलम्ब से बोए गए गेहूं में सिंचाई और उसके उर्वरक प्रबंधन के बारे में। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव सिंह, जो कृषि विज्ञान केंद्र औरंगाबाद में वैज्ञानिक। किसान भाइयों, अभी हमारे विशेषज्ञ ने आपको खरपतवार के नियंत्रण के बारे में बहुत अच्छा जानकारी दी, लेकिन इसके साथ साथ सर किसान भाइयों के लिए यह भी जानना जरूरी है कि इन खरपतवार नाशी का प्रयोग कब किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। किसान भाई, कभी भी खरपतवार नाशी का प्रयोग करते समय उसकी मात्रा और सांद्रता, जो संस्तुत मात्रा है उसका ध्यान रखना चाहिए और उसका पानी में कितनी मात्रा में मिलाना है उसका ध्यान रख के और समय पे ही उसका प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने ज़्यादा मात्रा कम पानी में मिला दिया तो भी फसल को हानि होगी और कम मात्रा का आपने प्रयोग किया तो अगले साल या कुछ सालों बाद आपके खेत में उस खरपतवार नाशी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता खरपतवारों में आ जाएगी। इसलिए खरपतवार की नाशी की सांद्रता एवं मात्रा का और समय का जरूर ध्यान रखिए। सर, आज आप हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी और बेहतरीन जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों।
असंतुलित यूरिया के उपयोग से नुकसान और समाधान। फसलों में यूरिया के अधिक और लगातार प्रयोग से पौधे बहुत तेजी से बढ़ते हैं और गूदेदार एवं कमजोर होकर जमीन पर गिरने लगते हैं। फलस्वरूप पैदावार घट जाती है। इस उर्वरक के अंधाधुंध उपयोग से मिट्टी के अंदर मौजूद लाभदायक जीव नष्ट हो जाते हैं और इसके अलावा फसलों में रोग और कीट व्याधियों का प्रकोप भी बढ़ जाता है। यूरिया का बीजों के सीधे संपर्क में आने की स्थिति में बीजों के अंकुरण दर में कमी आ जाती है। आवश्यकता से अधिक नाइट्रोजन उर्वरक के इस्तेमाल से जमीन के अंदर उपलब्ध पानी में नाइट्रेट जैसे हानिकारक तत्वों और गैसों की मात्रा बढ़ने के साथ ही मिट्टी की अम्लता बढ़ जाती है और पर्यावरण भी दूषित हो जाता है। यूरिया का इस्तेमाल प्रभावी और किफायती रूप में किया जाना चाहिए, अन्यथा केवल 30 से 40% यूरिया ही पौधों को मिल पाता है, बाकी जमीन के अंदर और वायुमंडल में जाकर बर्बाद हो जाता है। उर्वरकों का इस्तेमाल सही समय और सही मात्रा में करें तथा ड्रिप छिड़काव और फर्टिगेशन जैसी कम खर्चीली और लाभदायक विधियां अपनाएं। यूरिया पर निर्भरता कम करने तथा मिट्टी की अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए पोषक तत्व आधारित जल घुलनशील मिश्रित उर्वरक, नीम कोडेड यूरिया, स्टार्टर घोल, जैविक खाद और जैव उर्वरक आदि उन्नत व कम खर्चीली तकनीक अपनाएं। किसान भाइयों, अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे विलम्ब से बोए गए गेहूं में सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन के बारे में। आज हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया कि यदि आपने विलम्ब से भी गेहूं बोया है तो भी आप 1 या 2 या 3 सिंचाई में भी गेहूं का अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। अगले कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।